फंडामेंटल राइट। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलेंगे उसमें एक क्वेश्चंस 90% यहां से पक्का होता है इन आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से 35, पार्ट है 3। इसने बोला कि सारे आर्टिकल्स की डिवीजन की गई है, ठीक है, हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग के अंदर इतने इतने। सबसे पहला आपका आर्टिकल 14 से 18 उनको बोला गया है इक्वलिटी वाला, समानता का। फिर आपका आ गया 19 से 22 वो है आपके फ्रीडम वाले। 23 से 24 आपके हैं एक्सप्लोइटेशन वाले। फिर आपके 25 से 28 धर्म वाले। 29 से 3 आपके माइनॉरिटी वाले। एक अकेला ऐसा फंडामेंटल राइट जो आज तक डिलीट किया गया है आपका, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 था पहले और अभी उसको शिफ्ट किया गया आपका कहां पे, 300 ए। और अगर आपके जितने भी राइट हैं सारे वायलेट हो रहे हैं तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी अलग कैटेगरी आपके आर्टिकल 32। ये बात क्लियर है? ये डिवीजन आपकी फंडामेंटल राइट्स की, क्लियर है यहां तक? इस हुँ? हाँ, पहले वो फंडामेंटल राइट था। अब इसको देख लेते हैं एक बार, मैं आपको बेसिक बताता हूं इसका मैं। ये है आपके फंडामेंटल राइट। सबसे पहले क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सांस सूस नहीं आ रही तुझे, ऐसे कुछ? हाँ हाँ, ये पीछे से छेड़खानी कर रहा है, कभी ऊपर लेट रहा है कभी नीचे लेट रहा है। फंडामेंटल राइट में सबसे पहला वर्ड लिए कहां से हमने, ठीक है। दूसरा एक वर्ड दिखा गया है वहां पे आगे, उसका नाम है जस्टिसिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हम आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी है कि उसको वो सुनना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा उसको, ठीक है, जस्टिसेबल। तीसरा आपका है कि अगर सरकार चाहे तो नए फंडामेंटल राइट डाल भी सकती है और पुराने वाले हटा भी सकती है, लेकिन मेजोरिटी चाहिए कौन सी वाली, जो पहले फंडामेंटल राइट नहीं था डाला गया है, उसका नाम है आपका 21A, राइट टू एजुकेशन। ये पहले आपका फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में डाला है। और ये अमेंडमेंट आपकी थी 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो पहले नहीं था बाद में डाल दिया गया, और एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो पहले था हटा दिया गया। आपका अभी देखा हमने कौन सा था, आर्टिकल 31। इसको अमेंडमेंट थी 44th और इसको कर दिया गया 300A में। ये बात ठीक है यहां तक? ये फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ चीजें आपकी क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपके मैंने मतलब हिंदी इंग्लिश में दिए सारे सारे, देख लेना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में इन्होंने ये बोला कि अगर कल को कोई भी बंदा, कोई भी कानून, कोई भी सरकार, जो नीचे लिखे गए हैं आर्टिकल आपके 14 से 32 या 35, अगर इनको वायलेट करता है तो जो कानून उनको वायलेट कर रहा था उसको रद्द घोषित कर देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, अगर सरकार या कोई कानून या कोई लोकल बॉडी या कोई स्टेट या कोई बंदा, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रद्द घोषित कर सकती है। और जो इस प्रक्रिया है उसको अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इसका नाम है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू वाला वर्ड भी हमने कहां से लिया, यूएसए से। कहां से लिया है? अगर किसी ने भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया तो वो आपका लॉ इनवैलिड है, ठीक है। ये सारी बात ये कहां पे, आर्टिकल 13 में।
आर्टिकल 13 का कनेक्शन सीधा है 32 से। भी 13 में तो नहीं बोला कि रद्द कर दे, ठीक है, लेकिन कैसे रद्द करोगे, ठीक है, वो सारी कहानी की हुई आर्टिकल 32 में, ठीक है, आएंगे वहां पे भी। आर्टिकल 13 क्लियर आपको। अब स्टार्ट होते हैं मेन आपके आर्टिकल। ये आपके जैसे टेम्परेरी लॉ हो गए 13 के अंदर, किसी ने टेम्परेरी लॉ बना रखा 5 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो गलत है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। या आपके परमानेंट लॉ हो गए, या आपके जैसे कि ये खाप पंचायतें होती हैं, कोई भी बॉडी ऐसी है अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द घोषित कर सकती है। ये बता रहा है आपका आर्टिकल 13। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 14। दो वर्ड हैं इसके अंदर, एक तो है आपका इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, और एक आपका है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने सारे के सारे समान है, ठीक है, चाहे होशियार है और चाहे रद्दी है, ठीक है, सारे समान है कानून के सामने। दूसरा, सबके लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, जिसको ऐसा नहीं है कि कल को भी कोई, जैसे वो हुआ ना भी आपका मुंबई वाला केस था जो, उसमें एक लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी, 17 साल का लड़का था किसी अमीर बाप का, ठीक है, उसने गाड़ी चढ़ा दी, वहां पे आके 2 लोग मर गए। अब पोश गाड़ी थी, 12वीं पास करके पार्टी बनाने जा रहा था, ठीक है, पार्टी करके आ रहे थे। सबसे पहले तो आपको पता है कि ड्राइविंग रूल्स में 18 साल से नीचे का बंदा गाड़ी नहीं चला सकता, एक्टिवा चला सकता है 16 से 18 वाला, लेकिन गाड़ी नहीं, ना ही बाइक। तो गाड़ी चढ़ा दी उसने, 2 बंदे मर गए। संडे था उस दिन। उस दिन अगर 18 साल से नीचे का कोई भी क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए अलग से कोर्ट नहीं बैठती, एक अलग कोर्ट होती है, उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। भी नॉर्मल हमारे जैसे कोर्ट है ना, वैसी कोर्ट नहीं होती उनकी, एक अलग से कोर्ट होती है बच्चों की। संडे को वो खोली गई, संडे को खोल के उस कोर्ट के जज ने बोला कि भी इस लड़के ने गलती की है, इसको पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखना 300 वर्ड का, ठीक है, और दूसरा, इसको 10 दिन क्लासेस लगानी है कि भी जो इसने चीज की है बाद में वो रिपीट ना करे, ठीक है। तो ये सजा सुनाई गई उसको। अब सोशल मीडिया की पावर, जिसका आप गलत मिसयूज करते हो, ये मुद्दा बाहर आया कि 2 लोगों की जान ली है, और उसकी कोई फोटो बाहर आ गई कि वो ड्रिंक कर रहा था। अब जैसे ही मुद्दा मीडिया पे वायरल हुआ, ठीक है, उस जज को सस्पेंड किया गया, इसके माँ बाप को जेल में भेजा गया, इसको जेल में भेजा गया। जिस डॉक्टर ने ब्लड सैंपल में इसकी माँ का सैंपल लेके ब्लड आगे कर दिया था कि शराब नहीं पी रहा था, उसको जेल में भेजा गया। ये बात ठीक है यहाँ तक? तो ये सारी बात हो रही है आपकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, कि अमीर गरीब नहीं है, लॉ के सामने सारे के सारे सेम है, ठीक है। कहने की बात अगर सामने आती है तो वैसे तो बहुत अन्याय होता है, लेकिन फिर भी ये मैटर सामने आ गया तो कितना ही अमीर था, कितना ही मिसयूज किया उसने, लेकिन जब वो सामने आया तो उसको सबको ही मतलब उन्होंने कटघरे में लिया। तो ये आपकी कहानी है आर्टिकल 14 की। कानून के सामने सारे समान है और कानून की सबकी एक जैसी रक्षा ही होगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कुछ। सबसे पहली एक्सेप्शन है आपकी, एक है प्रेसिडेंट, एक है गवर्नर, और कुछ आपके जो दूसरे देशों से आते हैं यहाँ पे राजदूत वगैरह। अगर प्रेसिडेंट मर्डर भी कर दे तो भी उसके कार्यकाल के दौरान उसको जेल नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, बाद में हो जाएगी। तू क्या सोच रहा था? प्रेसिडेंट बन के तू मर्डर करने की सोचेगा, फिर तू बाहर फ्री हो जाएगा? तो हाँ, तुम्हारी सोच यहीं तक है ना, तभी तो प्रेसिडेंट के लिए उम्र रखी उन्होंने, कितनी रखी है? 35 साल तक ना सारे दिमाग के डाउट क्लियर हो जाते हैं, मर्डर मुर्डर वाले जितने भी हैं ये 35 साल उम्र रखी है। तो प्रेसिडेंट या आपका गवर्नर, 2 तरह के वो आपके क्राइम होते हैं, एक क्राइम का नाम है सिविल और एक आपका है क्रिमिनल। क्रिमिनल मोस्टली वो जिनमें आपकी 7 साल से ज्यादा सजा होती है, डकैती का, रेप का, मर्डर का, ऐसे। और सिविल वो जो आपस में 2 लोगों के बीच का है, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको गाली दे दी, ठीक है, बीवी हस्बैंड का झगड़ा आपस में, तलाक 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 वाला झगड़ा, वो सारे आपके सिविल वाले।
क्रिमिनल में अगर कुछ भी क्राइम करता है तो उसको कार्यकाल के दौरान उसको जेल नहीं हो सकती, लेकिन अगर सिविल क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको पेशी के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल में तो पेशी के लिए बुला सकते, सिविल में पेशी के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन सजा वहां भी नहीं हो सकती। सजा वाला काम शुरू होगा जब आपका कार्यकाल खत्म होगा। ये बात क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। ठीक है, वैसे तो कानून सबके लिए समान है, लेकिन अगर मैं मर्डर कर दूं, ठीक है, तो अगली रात मैं जेल में हूं, और अगर प्रेसिडेंट मर्डर कर दे तो बोलेगा 5 साल है, 5 साल बाद देखेंगे। क्लियर है? आर्टिकल 14। फिर आपका है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में, अच्छा 14 को हिंदी में देख लो पहले। विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, वैसे मैं सोचता हूँ ना कि अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आते ही ना, तो अगर सिंपल लैंग्वेज तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करो उसको, हिंदी में इतने भारी वर्ड क्यों सीखने आपको? ठीक है, फिर भी देखना, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हमने। तो फिर आपका है आर्टिकल 15। 15 में ये बोला गया है कि आपके साथ कैटेगरी लिखी है, धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, इन 6 बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर है? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हरियाणवी लैंग्वेज आपको पता ही है, लैंग्वेज तो है नहीं, सारी बोली है। ठीक है, सीधा से बोलते थे कि भाई वो हरियाणा का आ रहा, दूर दूर हो जाओ, दूर दूर। ठीक है, दिल्ली में अगर आप मुखर्जी नगर में रूम लेने जाओगे, सबसे पहले वही पूछेंगे किस स्टेट का है, बोलेंगे हरियाणा का, बोला रूम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना नाम रोशन किया हुआ है, ठीक है, हरियाणा ने अपना। लेकिन फंडामेंटल राइट, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ना, गलत करते हैं वो हुक्का पीते रहेंगे, 2 पैसे आएंगे वो दिखाएंगे उसको वहां पे, सारा दिन चीखे मारते रहेंगे वहां पे आके, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे, इसने बोला कि जन्म आपका कहाँ पे हुआ है, आपका वंश क्या है, आपका कलर क्या है, ठीक है, आप किस स्थान पे पैदा हुए हो, इसके बेस पे कल को मान लो आप नौकरी लेने जाओ वहां पे आगे, वहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे जी तो हरियाणा का, बोला बाहर निकल दो। ठीक है, तो इन 5 कैटेगरी के बेस पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15, ये बात क्लियर यहां तक? तो इसमें आपका कुछ अपवाद भी है, अपवाद का मतलब आपका एक्सेप्शंस भी है कि भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर महिलाओं, बच्चे और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं तो। अब एक कंसेप्ट आपका दिमाग में अब आता भी हो आपके, इसने बोला कि आर्टिकल 15 ने बोला कि किसी के साथ भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, 5 कैटेगरी बोल दी उसने, डिस्क्रिमिनेशन में उसने वुमेन भी बोला है, नहीं ये हो गया तुम्हारा, रिलीजन बोल दिया, रेस बोल दिया, कास्ट मेल फीमेल बोल दिया, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात ठीक है। लेकिन वो जितने भी फॉर्म भरते हो आप देखते हो, वुमेन की फीस नहीं लगती। भाई जब हम लोग आईआईटी का फॉर्म भरते थे तो उसकी फीस ना 1000 रुपये होती थी, एक कैटेगरी के लिए अगर फिजिक्स का भरना है 1000 रुपये, मैथ के लिए भरना उसका 1000 अलग। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सबका फ्री है, वो 3 3 भर रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैथ का भरें कि फिजिक्स का भरें। ठीक है, पॉकेट में पैसा तो किसी के पास नहीं होता। तो इस आर्टिकल ने बोला भेदभाव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि वुमेन, चिल्ड्रन और ऐसे लोग जो आपके इकोनॉमी एजुकेशनली बैकवर्ड आपके, ठीक है, उनके केस में भेदभाव किया जा सकता है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसके आगे एक वर्ड और लगा दिया उन्होंने, इसका नाम लिखा उन्होंने पॉजिटिव। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब जब सोसाइटी की शुरुआत हुई, सोसाइटी ने कुछ कास्ट को इतना नीचे रखा कि ये तो ऊपर बढ़ते रहे लेकिन ये यहीं पे रहे। ठीक है, तो जब आजादी मिली तो ये कास्ट तो यहां पे पहुंच चुकी थी, लेकिन ये यहीं पे थे आपके। अब आर्टिकल 14 ने क्या बोला आपका कि सबको समान लेके आना जी। अब सबको समान लेके आना 2 तरीके हैं, या तो इसको दबा दो या इसको ऊपर उठा दो। अगर इसको ऊपर उठाना है यहां से आके, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन। ठीक है, किन बेस पे थी? सोशली, अगर आपका कास्ट के बेस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और एजुकेशनली, ये ट्राइबल वगैरह लोग हो गए आपके, तो इनको जो रिजर्वेशन देने वाला काम है, उनको एक्सेप्शन में रखा गया है आर्टिकल 15 में।
वुमेन, ठीक है, वुमेन को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी मैन को मिल रही थी वहां पे आके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं कि मेल, जहां पे इन्होंने वर्ड लिखा ना कि सेक्स यहाँ पे आके कि मेल फीमेल के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं अगर आपको इस कम्युनिटी को भी ऊपर उठाना है तो। ये बात क्लियर है यहां तक? आर्टिकल 15। इसमें आपका ये भी लिखा गया है जैसे कि गांव में होता भी था, ये आपने देखा भी होगा कि मंदिरों में नहीं जाने देते थे शेड्यूल्ड कास्ट के जितने भी वो थी। अभी तक 5 साल पहले तक, 6 साल पहले तक भी मैंने देखा, मैं गांव से आता हूँ, कि मंदिरों में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की एंट्री बैन थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जितनी सोसाइटी वो हो रही है, एजुकेशन बढ़ रही है वहाँ पे आके, तो वो लोग भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे आके। तो वो सारी चीजें वायलेट कर रही हैं आपके आर्टिकल 15 को। या आपका कुएं पे जो पानी पीने जाते हैं वहां पे उनके अलग नलके बने होते थे। या गांव में आज भी मतलब एक प्रथा है, लगा लो या कुछ भी, कि अगर कोई वाल्मीकि समाज से घर में आएगा तो उसके लिए कप चाय का अलग से रखा जाएगा। या आप जो हुक्का पीते हो, हुक्का आपका शेयर नहीं करेंगे, वो अपनी उसके पास अपना हुक्का होता है। तो ये प्रैक्टिसेस अभी भी गांव में चलती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है कि इतना नहीं है कि बदलाव, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है आपका। क्या हो गया? ये भी सीख रही है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लियर है बात ये। अब अगर सुरेंद्र सर यहाँ पे होते ना तो वो भाग जाते बाहर, बहुत बहुत डरते हैं वो। कल ऐसे ना, ऐसे वो मधुमक्खी आ गई रात को, ठीक है, तो वो रसोई में घुस गए भाग के, ऐसे झाड़ू दे के खड़े थे। इन चीजों से बहुत डरते हो। ये है आर्टिकल 15। फिर आपका नेक्स्ट वाला है आर्टिकल 16। ये तो इसने कलर भी चेंज कर दिया। आर्टिकल 16 में लिखा गया कि अगर कल को आप जॉब लेने जाते हो, ठीक है, जॉब लेने जाते हो तो वहां पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन्हीं बातों के बेस पे। ठीक है, आप किस स्टेट से आते हो, ठीक है, आप कहां पैदा हुए हो, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आपकी कास्ट क्या है, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जॉब के टाइम पे भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोबारा फिर वही बात बोल रहा हूं मैं, जिनको एक्सेप्शन देनी थी वहां पे आगे, अब जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं जिनमें रिजर्वेशन है, वो आपकी साली कहां लिखी है? 16 में लिखी है, आर्टिकल 16। ठीक है, कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे दी, 10% आपकी एससी को दे दी, फिर एसटी को दे दी। वो सारी सारी क्या आपकी सोशली, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम से, जब से आपके आर्यंस आए थे, ऋग्वेदिक टाइम था आपका 1500 बीसी, सोच के देखो आप, 1500 बीसी, 1500 बीसी से साल घटते हुए आपके पहले तो आपका क्या आ गया यहाँ पे आगे, 1500 बीसी आपका आया पहले, यहाँ पे आपके आर्यन पहले इंडिया में आते हैं। ठीक है, इससे लेकर 500 तक ये आपके इंडिया में रहते हैं, 500 बीसी, 500 बीसी से फिर जीरो हुआ। ठीक है, और जीरो से आज हमारा क्या चल रहा है? 2000। ठीक है, 1500 बीसी में जब आपका सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, तो सबसे पहले यहीं पे बोल जाएगा, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण पैदा हुए हैं मुख से, क्षत्रिय पैदा हुए हैं बाजुओं से, क्षत्रिय आपके वैश्य पैदा हुए हैं आपके थाइज से, और आपके शूद्र पैदा हुए हैं आपके पैरों से। ठीक है, तो और इनके अलावा भी एक ऐसी कैटेगरी थी आपकी, ठीक है, जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आती थी, जो आपके निषद थे, जो जंगलों में रहते थे। तो 1500 बीसी से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर आपका हो रहा है कास्ट के बेस पे, तो 1500 साल तो आपके ये हो गए, 2000 आपके ये हो गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन कम्युनिटीज को अगर रिजर्वेशन 1947 में ही दी है और अभी 2024 चल रहा है, तो सिर्फ 75 या 76 साल में जो आपकी 3-4 हजार से आपके इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो इनको रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है सोशली बेस पे। ठीक है, सोशल बेस पे, फिर आपका एजुकेशन बेस पे, उनको एजुकेशन भी नहीं थी। आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन को ही एजुकेशन मिल सकती थी। ठीक है, शूद्र को एजुकेशन मिलना प्रोहिबिटेड था स्टार्टिंग से ही। और लास्ट में अभी आपका एक आपका आया है ईडब्ल्यूएस, क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये लॉ आने से पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% दिया गया अभी रिजर्वेशन। इससे पहले सिर्फ दो ही क्राइटेरिया थे रिजर्वेशन के, एक था सोशल, एक था एजुकेशनल। पहली बार कंसीडर किया गया इकोनॉमिक बेस को भी, कि जरूरी नहीं है कि हायर कास्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। आपने देखा भी होगा कि पीछे जाट आरक्षण वाला मुद्दा हुआ था,
अब इमेजिन करो एक ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, जो अपने आप को प्राउड फील करती है, ठीक है, कि भाई हम जाट हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन में क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या बना दो, ठीक है। तो हाँ, रिजर्वेशन सिर्फ यही है, क्या मांग रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई हम इक्वल नहीं, हमें नीचे, हमें जो बैकवर्ड को सुविधाएं मिल रही वो दे हमें, ठीक है। ये सारा का सारा मुद्दा आपका जुड़ा हुआ था इकोनॉमिक से, कि क्योंकि इस कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि इकोनॉमिकली इतने गरीब हैं कि उनको भी चाहिए कि हमें भी सपोर्ट चाहिए सरकार से। तो उसी के लिए आपका उस आया नया एक्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपका, ठीक है। अमेंडमेंट देख लेना, आई थिंक 103 या 104 है अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस वाली। ये वाला हो गया आपका आर्टिकल 16, 15 16 हो गए। आएंगे यहाँ पे भी, बंद कर दे इसको।